गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू आर फाइन। सो मैंने लास्ट वीडियो डाला था डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर, तो उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिए हो। माय स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है डायग्नोस्टिक टेस्ट को, तो ऑन योर डिमांड और इवन बहुत लोगों ने मुझे डिमांड किया है कि मैं इसको हिंदी में बताऊं। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ इसको इस वीडियो में हिंदी में समझाने का आपको कि क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जान चुके हो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, क्यों करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट को कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कैसे उसको बनाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को डायग्नोज करता है कि उसका क्या प्रॉब्लम है इलाज करने के पहले, वैसे ही टीचर क्या करते हैं, अपने बच्चों को डायग्नोज करते हैं कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका प्रॉब्लम एरिया क्या है, उनको टीच करने के पहले, उनको टीच करने के बाद। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब आप बच्चों का एग्जाम लेते हो तो आपको कुछ बच्चों के स्कोर के आधार पे आपको पता चलता है कि कौन से बच्चे एग्जाम में पुअर परफॉर्म कर रहे हैं और उनका जो है एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते हो कि उन बच्चों का, जिन बच्चों का परफॉर्मेंस खराब है, जिन बच्चों में सुधार की जरूरत है, जिन बच्चों में क्या है अध्ययन के प्रति अरुचि है या फिर वो चाह के भी अच्छा नहीं कर पा रहे किसी सब्जेक्ट में, तो उन बच्चों का हम डायग्नोस्टिक टेस्ट सारे बच्चों का नहीं करते हैं। जिन बच्चों में प्रॉब्लम है, जिन बच्चों में सुधार की गुंजाइश है, जिन बच्चों में आपको क्या करना है, उनका जो है लर्निंग का प्रॉब्लम है वो ठीक करना है, वैसे बच्चों को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे आप उन बच्चों को लोगे एंड यू विल प्लान अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट को जो कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए बेसिकली देयर आर 4 स्टेज। सबसे पहले आपको प्लान करना है, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आखिर आपको लेना किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे है, किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू योर मेथड पेपर, आपका जो मेथड सब्जेक्ट है, आपका पेडागोगी सब्जेक्ट है, मीन जिसमें आपका मास्टर डिग्री है, यूजी पीजी है, वो सब्जेक्ट में आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट, अभी तो लॉकडाउन में आप स्कूल नहीं जा सकते हो, अदरवाइज स्कूल में हम बच्चों का ही असेसमेंट करके उनका डायग्नोज करके हम उनका प्रॉब्लम एरिया पता करते हैं। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू एज्यूम कि जहां जहां बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, वो कॉन्सेप्ट आप लोगे। तो वो कॉन्सेप्ट ही क्या है, आपका प्रॉब्लम एरिया है एंड प्रॉब्लम एरिया फॉर डूइंग प्रॉब्लम एरिया है डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए। सो जब आप एक प्रॉब्लम एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया, तो जनरली क्या होता है कि प्लानिंग पार्ट में ही आप डायग्नोस्टिक का कॉन्सेप्ट लो, मतलब आप एरिया फाइंड आउट करो जिसके ऊपर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाना है एंड देन उसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली सब प्रॉब्लम में ब्रेक करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है, प्लानिंग। दूसरा पार्ट है प्रिपरेशन, जिसमें आप डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्रिपेयर करते हो। उसमें जो भी आइटम, जो क्वेश्चन आइटम्स आपको बनाना है डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर, वो आप वहां पे बनाते हो। सरल से कठिन का जो मैं बताई आपको फिलोसफी, उसको फॉलो करके फिर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट को उन्हीं बच्चों, जिन बच्चों को आपने चुना है, उनके ऊपर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट को क्या करना है, आपको एडमिनिस्टर करना है, उनके ऊपर लागू करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी टाइम के लिए, टाइम लिमिट तो होता नहीं है, पर फिर भी अगर कोई टाइम लिमिट आप देना चाह रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप उनको बता के आप डायग्नोस्टिक टेस्ट को क्या करोगे, एडमिनिस्टर करना, मतलब बच्चों के ऊपर लागू करना, उनका टेस्ट कंडक्ट करना, उनका टेस्ट लेना। ठीक है, एंड उसके बाद आप क्या करते हो, आप मूल्यांकन, इवेल्युएशन करते हो। जो भी आपने टेस्ट लिया ना, आपके पास वो आंसर शीट्स है, उसको आप क्या करोगे, स्कोरिंग करोगे। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जब आप बीइंग अ टीचर, जब आप टेस्ट डेवलप करोगे, उस समय आप उसका स्कोरिंग की भी डेवलप कर लोगे, क्योंकि उसी स्कोरिंग की मतलब कहने का उसका आंसर क्या होगा, वो आंसर की आप डेवलप करोगे एंड उसके आधार पे ही आप क्या करोगे, उसको स्कोरिंग करोगे, उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करोगे। और इवैल्यूएशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि बच्चे पर्टिकुलर किस एरिया में बच्चे जो है वो वीक हैं या बच्चे वीक परफॉर्म कर रहे हैं। सो जस्ट सी, हम लोग देखते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। डायग्नोस्टिक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने का क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, कैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले जो भी आपने प्रॉब्लम एरिया, जैसा कि मैंने बताया,
जो भी आपने फाइंड आउट किया है उस कॉन्सेप्ट को आपको लेना है। टेक दैट कॉन्सेप्ट, टेक दैट प्रॉब्लम एरिया, और उसको यू हैव टू ब्रेक इन डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट। उसको आप डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने जो मेरा प्रॉब्लम एरिया है, जो P है, उसको मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है P1, P2, P3 एंड P4। मीन उसको छोटे छोटे ब्रेक्स में आपको क्या करना है, उसको ब्रेक कर देना है। ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा होता है, तो उसको जब आप अलग अलग सब कॉन्सेप्ट में ब्रेक करते हैं तो ना आपको क्या होता है, आप आसानी से उसको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। और जब आप एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग सब कॉन्सेप्ट में जब आप ब्रेक किए, जैसे नाउन, ओके, अगर लैंग्वेज की बात करें तो आप नाउन या संज्ञा लेते हो तो उसको आप उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट बना सकते हो। लाइक व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, है ना। या फिर अगर आपका बायोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट है तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जिसको आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो उनका जो रहने का स्थान होता है, हैबिटेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स, ओके। अगर प्लांट्स है तो हर्ब्स, सर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, जो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, सो अकॉर्डिंगली आप एक कॉन्सेप्ट को लेके आप अलग अलग उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। देन व्हाट कम्स, जब आपने इसको ब्रेक कर लिया, देन जो ब्रेक जो करना है इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और नोन टू अननोन। मतलब बच्चा जो जान रहा है वो क्या होना चाहिए पहले, एंड आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का जो फिलोसफी है, नोन टू अननोन का जो फिलोसफी है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो अगर इफ यू आर फीलिंग कि ये जो ऑर्डर है, ये जो आपने ब्रेक करने का जो आपका जो क्रम है वो क्या है, सही है, इट इज ऑब्वियस, इट इज ओके, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को फॉलो कर रहा है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है नो, आपने इसको ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एरिया, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। बीइंग अ टीचर, बीइंग एजुकेटर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसको अगर हम रीअरेंज अगर करें, वी कैन, इफ यू रीअरेंज दिस सब कॉन्सेप्ट इन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर या फिर नोन टू अननोन के ऑर्डर में, तो बच्चों के लिए उसको अंडरस्टैंड करना या फिर उसको स्टेप बाय समझना और भी क्या होगा, आसान होगा। सो सी हियर व्हाट आई डिड, P1, P2, P3, P4 मीन्स P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, ओके। सो उसको हमने प्रिपरेशन फेज में आप क्या कर सकते हो, P2, जैसे मैंने मुझे लगा कि नहीं, P2 पहले आना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे ज्यादा नोन हैं, ये बच्चों के लिए ज्यादा क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कंपेयरिंग टू P1। सो आई पुट P1 फर्स्ट, उसके बाद मैंने क्या पुट किया, P1, ओके। देन आई पुट P4 क्योंकि मुझे लगा कि नो, P1 और P4 बच्चे अगर पहले जानते हैं तो उनको P3 को आंसर करना क्या होगा, आसान होगा। सो अकॉर्डिंगली मैंने इसको अरेंज किया, P2, P1, P4 एंड P3 मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू मी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और ये एक्सक्यूज मी, और यही ऑर्डर आपको भी फॉलो करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन। अगर इस फेज में यू आर थिंकिंग नो, ये ऑर्डर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन में है, तो आपको ये करने का जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर फीलिंग कि जनरली ऐसा नहीं होता, हम लोग कॉन्सेप्ट को ब्रेक करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, कैसा वो है, हमने उसको कैटेगराइज या ब्रेक कर दिया। लेकिन ये वाले में हम लोग क्या करते हैं, हम उसको रीअरेंज करते हैं जो बच्चों के रीच के विदिन हो, बच्चों का डिफिकल्टी लेवल के विदिन में हो। सो अकॉर्डिंगली वी रीअरेंज द सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ में आपको क्या करना है, हर सब कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कुछ नंबर ऑफ आइटम्स डेवलप करना है, और ये जो नंबर ऑफ आइटम्स जो डेवलप करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट प्रिपेयरिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अभी जैसे सपोज कि मेरा सब कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम एरिया 2 है, वहां पे आई डेवलप 4 आइटम्स, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 4, ओके। जो प्रॉब्लम एरिया मेरा 1 है, वहां पे एक थोड़ा छोटा है, स्मॉल थोड़ा ब्रीफ है, तो वहां पे मैंने 3 आइटम डेवलप किए, आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम एरिया 4, वहां पे मेरा टोटल कितना वो कवर हो रहा है, 5 आइटम्स में, तो देयर आई डेवलप द 5 आइटम्स। और फिर क्या है, प्रॉब्लम एरिया 3, यहाँ पे आई थॉट कि 3 जो है वो क्या है, सफिशियंट है, तो मैंने 3 आइटम्स को मैंने वहां पे डेवलप किया, या फिर आप वहां पे डेवलप करोगे। सो
मोस्ट रिमार्केबल थिंग यहाँ पे जो ध्यान देने की बात क्या है कि आप जो ये आइटम में क्वेश्चन, आप जो ये क्वेश्चन डेवलप करोगे स्टेटमेंट के फॉर्म में या क्वेश्चन के फॉर्म में, वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में जब भी हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं, दैट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव, दैट इज नॉट शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्वियसली वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये सारा जो आइटम्स आप डेवलप करोगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर मल्टीपल चॉइस, यू कैन गो फॉर मैचिंग, जो होता है मिलान करो, यू कैन गो फॉर फिल इन द ब्लैंक, यू कैन गो फॉर ट्रू एंड फॉल्स। तो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है जनरली, वो दैट इज क्लोज एंडेड है ना, रिस्पॉन्स वहां पे है, रिस्पॉन्सेज आर गिवन देयर, आपको उसमें चूज एंड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जितने भी आइटम्स आप बनाओगे वो कैसा होना चाहिए, उनका फॉर्म ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो यहाँ तक आप समझे कि प्रॉब्लम एरिया लेना है, उसको ब्रेक करना है। इफ यू थिंक ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में है, इट इज ओके, अदरवाइज आप उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन के फॉर्म में, सरल से कठिन का जो ऑर्डर है उसमें आप इसको क्या कर रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो, और हर सब कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम एरिया के अंदर यू आर डेवलपिंग, आप कुछ क्वेश्चन आइटम्स क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, जो कि कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। और आफ्टरवर्ड्स आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे जब आइटम्स आप ये अपने हर प्रॉब्लम एरिया में जब हर प्रॉब्लम एरिया में आपने आइटम को बना लिया, देन यू हैव टू लिस्ट जितना भी आइटम है आप इसको वन, जैसे सपोज यहाँ पे कितना 4 + 3 + 5 + 3 टोटल कितना हो गया 15। नाउ हियर हम लोग को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया में कितना 15 आइटम्स है, मीन्स 15 आइटम्स हमने डेवलप किया। और इसका जो डेवलपमेंट, और जो हम जो यहाँ पे जो डेवलप करेंगे, जो क्वेश्चन आइटम भी डेवलप करेंगे, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, मीन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के ऑर्डर में ही आपको को क्या करना है, इन सारे आइटम्स को डेवलप करना है। तो अगर आपने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में डेवलप किया देन इट इज ओके, अगर नहीं किए हो तो ये यहाँ पे जब आप उसको अरेंज करोगे, इसको लिस्ट करोगे, एक क्वेश्चन पेपर की तरह जब उसको आप सेट करोगे, तो वहां पे आपको देखना है कि इसका ऑर्डर इट मस्ट बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो बच्चा स्टार्टिंग से मिस्टेक्स करना क्या होगा, स्टार्ट कर देगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जो क्वेश्चन आइटम का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, सो आपने उसको ऑर्डर कर लिया, उसके बाद क्या आता है, एडमिनिस्टर। मीन्स अब आपको टेस्ट को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। जिन बच्चों को आपने चुना है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, उन बच्चों को आप वो पेपर दोगे। और इसमें जनरली कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट देयर इज नो टाइम लिमिट, बट हम एक टाइम लिमिट सेट करते हैं ताकि हमको एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर वी कैन गेट द आंसर शीट। और कैसे करना है, क्या करना है, उसका क्लियर इंस्ट्रक्शन बच्चों को दोगे। देन सबसे इम्पोर्टेंट है इवैल्यूएशन। ठीक है, हाउ टू डू द स्कोरिंग। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट का स्कोरिंग कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह का आप एक चार्ट बनाओगे, ठीक है, जहाँ पे इस साइड में क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, और यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया है, आपने टोटल आपके 12 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं जिनका डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको लेना है। तो आप क्या करोगे, इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप बच्चों का नंबर लिखोगे। एंड देन आपके टोटल कितने 15 क्वेश्चन है, या आपका 12 भी होगा, कितने भी क्वेश्चन आपने बनाए, जितने भी आइटम आपने डेवलप किए हो, इस सेट क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ आइटम्स। तो 1 2 3 4 5 6 करके आप नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे लिखते हो। नाउ डू द इवैल्यूएशन पार्ट। इवैल्यूएशन आपको कैसे करना है, ओके। सो जस्ट सी, पहला नंबर क्वेश्चन का स्टूडेंट नंबर 1, पहले स्टूडेंट नंबर 1 का आइटम नंबर 1 वो क्या किया है, सही किया है। और आइटम नंबर 2 भी क्या अटेम्प्ट किया है, सही। 3 भी क्या किया है, सही है। बट 4 वो क्या हो गया है, रॉन्ग। बट यहाँ से उसका प्रॉब्लम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। एंड देन आगे भी मोस्टली उसका क्या आएगा, रॉन्ग ही रिस्पॉन्स आएगा। 2 उसने एक राइट किया, ठीक है, दूसरा रॉन्ग हो गया। तो इट मे बी कि बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन उसका रॉन्ग हो गया हो, ठीक है। देन राइट एंड देन रॉन्ग, ओके।
स्टूडेंट नंबर 3, उसने राइट किया, रॉन्ग रॉन्ग, फिर उसका रॉन्ग होने लगा। स्टूडेंट नंबर 4, राइट किया, देन उसका कॉन्सेप्ट ये उसका रॉन्ग, एक तो आपको आगे राइट भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। देन स्टूडेंट नंबर 5, इसने स्टार्टिंग का 2 रॉन्ग किया, फिर एक राइट किया, फिर 2 रॉन्ग किया। तो आप क्या समझोगे, ये जो राइट इसने किया उसका बेसिस क्या है? बेसिक गैस है ना, या इधर ये उसका गैस था या फिर कोइंसिडेंस था, ये उसका राइट हो गया, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट शुरू से ही क्या है, पुअर है। स्टूडेंट नंबर 6 फॉर एग्जाम्पल, इसने राइट किया रॉन्ग, फिर उसको रॉन्ग होने लग गया। तो इस तरह से जैसे ही बच्चों का रिस्पॉन्स है उसके आधार पे आप एक इस तरह का एक टेबुलर चार्ट आप बनाओगे, एंड देन एट द एंड आपको क्या करना है, टोटलिंग। आप टोटल में देखोगे कि बच्चों ने कितना राइट किया है और कितना रॉन्ग किया है। राइट का नंबर कितना आ रहा है, रॉन्ग का नंबर कितना आ रहा है। आइटम नंबर 2 में भी कितने बच्चों ने राइट किया है, कितने बच्चों ने रॉन्ग किया है। आइटम नंबर 3 को भी कितने बच्चों ने राइट किया, कितने बच्चों ने रॉन्ग किया। ऐसे करके आप पूरे 15 आइटम का आप स्कोरिंग कर लोगे राइट एंड रॉन्ग से। और उस साइड जो आपका थ्रू टोटलिंग है वो स्टूडेंट वाइज है कि नंबर 1 स्टूडेंट का जो है कितना राइट रिस्पॉन्स हुआ, कितना रॉन्ग रिस्पॉन्स हुआ। नंबर 2 का कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। नंबर 3 का कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। बट आपको देखना क्या है, आइटम वाइज जो आपने टोटलिंग किया है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि बच्चे जितना रॉन्ग कर रहे हैं, जिस आइटम में जैसे यहाँ पे 9 बच्चों ने रॉन्ग किया, यहाँ पे 10 बच्चों ने रॉन्ग किया, यहाँ 12 किया, आगे जाके ये नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ से आपको डोमिनेटेड फैक्टर पता चलेगा जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर आइटम में बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर आइटम में बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं मीन्स उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बच्चों का क्या है, प्रॉब्लम है। और यहाँ से आप जान पाओगे किस एरिया में बच्चे ज्यादा वीक हैं, उनका ज्यादा लर्निंग डिफिकल्टी है, उनका लर्निंग प्रॉब्लम है। फिर आप उस पर्टिकुलर एरिया में जाके बच्चों को रिमीडियल टीचिंग देके या फिर अकॉर्डिंगली आपका लेसन प्लान डेवलप करके आप जो है उनका लर्निंग प्रॉब्लम को, लर्निंग डिफिकल्टी को यू विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें जो सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, जो आप हमेशा ध्यान दोगे, दैट इज कि जो जब भी आप ये आइटम डेवलप करो, ठीक है, इसका ऑर्डर हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड नोन टू अननोन होगा। क्योंकि बच्चे जब इसको आंसर करेंगे तो अगर ये आपका इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, इसका सीक्वेंसिंग सही नहीं है, सरल से कठिन को आपने फॉलो नहीं किया है, तो बच्चे स्टार्टिंग से आपको रॉन्ग रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। सो बीइंग अ टीचर, जब भी आप ये आइटम डेवलप करो तो हमेशा ध्यान रखो कि आपने इसमें सरल से कठिन का पालन, जो फिलोसफी उसका पालन किया है या नहीं, आपने उसको बच्चों का नोन टू अननोन के कॉन्सेप्ट के आधार पर आपने उसको डेवलप किया है कि नहीं। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। आप समझ गए हो। तो अपने अपने सब्जेक्ट एरिया में, जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है, उस एरिया में आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को बनाइए। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को यू प्रिपेयर, उसको बनाओ और बना के मुझे भेजो। आई विल सी कि आपने उसे कैसे बनाए हो। और बनाने के क्रम में अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, एनी प्रॉब्लम इफ यू फेस, यू जस्ट लेट मी नो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और ये जो आप बनाओगे ये एकदम बेस्ड ऑन योर हाइपोथेसिस, योर एजम्पशन होगा कि अभी तो हम लोग स्कूल नहीं जा सकते, हमको रियल डाटा नहीं मिलेगा, रियल बच्चे नहीं मिलेंगे। तो आप जो भी एज्यूम कर रहे हो ना हाइपोथेटिकली, बेस्ड ऑन योर अजम्पशन, बेस्ड योर हाइपोथेटिकल, ये आप एक डेवलप करो डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर डूइंग दिस वर्क। एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू कॉल मी। ओके, थैंक यू।